हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और बाकी पिछला वीडियो आप लोग देख रहे होंगे हिंदी का। जैसा कि हम आज टॉपिक लिए हुए हैं समास। इससे पहले यह बता दें आपको दोस्तों कि आपके अड्डा एसएससी जो आपका यूट्यूब चैनल है अड्डा एसएससी, आपकी जो फैमिली अड्डा एसएससी दोस्तों, उस पर करंट के भी मैक्सिमम टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, मैथ के भी। अगर आप अदर एग्ज़ाम रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा ऑफ़र है। क्योंकि हमने बिल्कुल सीरीज वाइज पिछला जो सेट है पेपर का, जो जितना पेपर आया हुआ है पिछला, उसको चैप्टर वाइज हम डील कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रियंका मैम है, और आपकी जीएस का भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। प्रियंका मैम ने करंट के मैक्सिमम टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं, और हम भी उसमें टॉपिक मैक्सिमम आपका करंट का टॉपिक जा रहा है, आप लोग उससे देखें जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। और खैर हम हिंदी का आज लगभग 17वां या फिर 18वां लेक्चर होगा आपका। आप देखें, पिछला वीडियो देखें आप। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। हमने काफ़ी टॉपिक डील कर लिए हैं, काफ़ी टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं हिंदी में, जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपका सुपर टेट, टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, और स्टेट पीएससी, जहाँ पे भी हिंदी पूछे जाते हैं दोस्तों। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी स्टडी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे भी पूछे जाते हैं हिंदी, जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए आपको फ़ायदेमंद होगा। आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि थोड़ा सा आप और हम दोनों लोग अगर साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों लोग के लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं समास। समास से पहले हम आपको कारक बता चुके हैं। कारक आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख कर आएंगे कारक, तब जाके समास में आपको जो आपका तत्पुरुष समास है दोस्तों, पूरा कारक पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो हम लोग समास से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए समास क्या होता है। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे समास के बारे में, कि कितनों ने जाना भी होगा कि समास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं समास। अब देखेंगे ध्यान से, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द उत्पन्न होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक कहते हैं। वही समासिक शब्द के योग को हम समास कहते हैं। ध्यान से फिर से समझेंगे आप लोग कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है, जब एक नया शब्द बनता है दोस्तों, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? समासिक कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं, समासिक शब्द। बस उसी समासिक शब्द को अगर हम लोग योग कर दें, योग को मतलब जो समासिक शब्द है दोस्तों, उसी का योग जो उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना अगर समझ गए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा समास के लिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? समासिक कहते हैं। लेकिन उसके योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक प्रकार से समास होता है। और समास में एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्य कुशल। देखिएगा, आपको यह चीज़ हम समझाते हैं, कार्य कुशल। अब देखिए, इसमें भी दो वर्ड हैं कि नहीं? एक कार्य है, एक कुशल है। यह कार्य और कुशल, यह क्या है आपका? यह समास है दोस्तों। यह भी समास विग्रह नहीं है। अगर इसको हम तोड़ देंगे तो यह बन जाता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, विग्रह क्या होता है, अभी हम बताते हैं आपको। ध्यान से आप सुनते रहिए। जब इसको तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कार्य कुशल का मतलब कार्य में कुशल, कार्य में जिसके पास कुशलता प्राप्त हो, मतलब कार्य में जिसको कुशलता प्राप्त हो, या फिर कार्य में कुशल। अब देखिए, जो यह आया है दोस्तों, यही है विग्रह का कारण है। यही एक विग्रह का कारण है। अगर इसी में का अगर हम लोप कर दें ना, तो बन जाता है क्या? कार्य कुशल। और यही हमारा समास होता है। आप समझ में आया बातें? बे का और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्ञान सागर। ज्ञान सागर। अब ध्यान से देखेंगे, ज्ञान सागर का मतलब होता है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर। अब देखिए, ये आपका समास विग्रह है, इसे बोलते हैं समास विग्रह, और इसे बोलते हैं समास। यह एक समसामयिक शब्द है, समासिक शब्द है। लेकिन इनको जोड़ने के बाद जो हमारा शब्द बना दोस्तों, दो वर्ड है ना, ज्ञान और सागर, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा उत्पन्न हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? जोड़ने से पहले जो शब्द था, जो मतलब जुड़ के जो शब्द बना था, उसे समासिक बोलते हैं। लेकिन जुड़ने के बाद जो उत्पन्न हुआ उसे समास बोल दिया हम लोग, है ना।
अब यह देखिए, इसको अगर हम विग्रह कर दिए तो बना ज्ञान का सागर। क्या बना? ज्ञान का सागर। इसमें एक यह शब्द दिखा आपको, एक यह शब्द दिखा। दोनों को जोड़ने वाला जो कारक है दोस्तों वो का है। कर्ता ने, आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म, इस तरह पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को, और करण से, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। और कारक आप देख कर आए इसी वजह से। अब देखिए कारक है दोस्तों, कारक यहाँ पे भी में आया था और यहाँ पे का आया हुआ है। इन्हीं दोनों का लोप, मतलब यह दोनों जब हट जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग लोप होना। मतलब लोप होना आपको समझ में आ गया होगा कि लोप होना का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है लोप होना का। लोप होना का मतलब यही कि इसको हटा दें, फिर से हमारा यह वर्ड बन जाए। लोप हुआ में का तो बना कार्य कुशल, लोप हुआ का तो बना ज्ञान सागर। तो बस यही है हमारा, यह हो गया समास विग्रह। लोप हुआ का लोप हुआ तो बना ज्ञान सागर। अब यह हो गया मेरा समास। कौन सा समास है अभी हम बताते हैं, सब समास के कितने टाइप्स है सब बताएंगे ध्यान से। अब देखिए कार्य कुशल में का लोप हुआ तो बना कार्य कुशल। अब यह कार्य पहला पद हुआ, कुशल दूसरा पद हुआ, दोनों को जुड़ा तो समासिक वर्ड बना, समासिक शब्द बना। अब इसी जुड़ने पे जो हमारा जो शब्द का योग जो हुआ दोस्तों, वह जो बना है, जो शब्द का योग होने के बाद जो शब्द उत्पन्न हुआ उसे हम बोलते हैं समास। यही हुआ, में का लोप हुआ। तो इतनी बातें अगर क्लियर हैं आपको तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं समास कितने आधार पर बनते हैं। समास जो है दोस्तों कितने आधार पर बनते हैं, मतलब कि किस प्रकार से बनते हैं। टाइप्स तो 6 होते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे इसमें उप भी होते हैं, मतलब उसमें देखा जाए तो आपके 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 भेद में 15 उपभेद भी होते हैं। उपभेद दरअसल हमको नहीं ध्यान देना है, हमको भेद को लेकर चलना है। हम ध्यान से आपको समझाते हुए चलेंगे, ध्यान से आप लोग बस पढ़ते रहिए। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि समास बनने के कितने दशाएं होती हैं, कितनी दशा होती है, समास बनने की कितनी दशा होती है। ठीक है, दशाओं के बारे में हम देखेंगे कितनी दशाएं होती हैं। दोस्तों अगर यूपीएसआई के भी आप फॉर्म भर रखे हैं ना, तो मान के चलिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बीपीएससी हो गया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब टॉपिक्स तो यही रहेगा और आपका बेसिक भी यही रहेगा, कॉन्सेप्ट भी यही रहेगा। वहाँ पे बस आपको क्या करना होगा, समझ गए तो कर ले जाएंगे, बस बात तो यही रहेगी। और बाकी सब आपका उसी तरह, हिंदी का मतलब बस वही हिंदी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अब देखिए समास में जो कितनी दशाएं हैं बनने का। अब आपको पता है जो प्रथम दशा है, पहली दशा है प्रत्यय का लोप होना, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी अव्ययी भाव समास में। प्रत्यय जो आ जाता है, ठीक, सॉरी अव्यय, जो अव्यय होता है दोस्तों, अव्यय मतलब प्रत्यय का लोप होगा। पहली दशा यह हो गई आपकी। और दूसरी दशा दोस्तों, जब 2 शब्द जुड़कर तीसरा शब्द बना दें तो ये भी समास बनेगा। और तीसरी दशा यह हो जाएगी दोस्तों कि जब 2 शब्दों के मेल से कोई तीसरे को इंडिकेट किया जाए, जैसे बहुब्रीहि समास, तो वह भी आपका एक तरह से दशा बन गया। और चौथी दशा दोस्तों यह है कि उसमें योजक साइन आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए। योजक चिन्ह जो बीच में होता है ना, जैसे माता और पिता, तो और क्या है, एक योजक चिन्ह के रूप में दिखा दिया जाए। ऐसे यहाँ पे लिखे माता और पिता, तो जो यह आया दोस्तों इसी की योजक चिन्ह बोलते हैं, यह और है। और अभी बताते हैं किस में आता है। एक तो आपका संख्या, मतलब इस संख्या को दर्शाने वाला समास, जो कि संख्या को दर्शाए, उस आधार पे हम लोग एक समास पढ़ेंगे। और एक समास दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारक के आधार पर, जिसे हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। कारक का अगर आप पढ़ें कारक तो पहचान लेंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष है, कि आपका संप्रदान तत्पुरुष है, कि आपका करण तत्पुरुष है, ठीक है, कि आपका संबोधन तत्पुरुष है। कर्ता तत्पुरुष मतलब कर्ता कारक, और जो आपका लास्ट होता है संबोधन, संबंध नहीं संबोधन जो लास्ट होता है, पहला और लास्ट, इससे जो है कि इससे नहीं बनते हैं। इन दोनों से समास, तत्पुरुष समास नहीं बनता है, मतलब इन दोनों का यूज नहीं होता तत्पुरुष में। और बाकी जितने भी कारक होते हैं आपके, कितने कारक होते हैं, जितने भी कारक होते हैं उसमें दोनों को छोड़ के बाकी सब कारक इसमें यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 कारक होते हैं ना, 8 कारक में आपके दोनों कारक को छोड़ के मतलब 6 कारक का यूज होता है तत्पुरुष समास में। उस आधार पर अगर आप कारक पढ़े हैं तो तत्पुरुष समास पहचान लेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको अब समास के भेद, समास के कितने भेद हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप समास के कितने भेद हैं। पहला, ध्यान से पहला देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी दोस्तों आप लोग पढ़ते चलिए और साथ में लिखते भी चलिए, लिखते चलेंगे या फिर एक बार और वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास, क्रम से याद करेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है।
तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका, जो तीसरा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। देखिए कुछ थोड़ा बहुत हम ट्रिक भी बताते चलेंगे आपको। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बाद द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास के बाद दोस्तों जो आपका पांचवा आ जाता है आपका कर्मधारय कहिए या फिर बहुव्रीहि, कर्मधारय पहला ले लीजिए, कर्मधारय, कर्मधारय समास। उसके बाद लास्ट जो आपका छठा है दोस्तों वो बहुव्रीहि है। क्या है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि दोस्तों, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ये आपका 6 समास है। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे नोट करें, 1 मिनट थोड़ा सा हम पानी पी लें। नोट कर लिए होंगे दोस्तों आप लोग। चलिए हम लोग पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अब एक एक समास को देखते हुए चलेंगे और आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे जिससे कि हमें भी दिक्कत ना हो। चलिए अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास से आपको क्या समझ आ रहा है, कुछ भाव मिल रहा है। अव्यय, अव्यय आपने पढ़ा होगा, अव्यय मतलब जो आगे ऐड होकर कोई दूसरा शब्द मतलब कोई नया शब्द बना देता है। अब प्रत्यय पढ़े होंगे, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला, सफिक्स होता है पीछे प्रीफिक्स होता है पीछे लगने वाला और सफिक्स होता है आगे लगने वाला। सफिक्स को ही बोलते हैं अव्यय दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। और इस तरह समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। आप जानते होंगे समास को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो वो भी समझ सकते हैं। अब देखिए इस समास में जो आपका अव्ययी भाव समास है दोस्तों, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में जो आपके समस्त पद होते हैं दोस्तों, उसमें अव्यय का ही अर्थ मतलब अव्यय का ही मतलब निकलता है। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आएगा, पहले ध्यान से समझ लें फिर एक बार। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ का ही प्रधानता रहती है, मतलब कि जितने भी पद आते हैं, दोनों पद आते हैं जो, उसमें अव्यय को प्रधान मतलब कि अव्यय को प्रधानता दी जाती है, वही प्रधान होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, आपको समझ में आएगा। अव्ययी भाव में पहला एग्जांपल अगर लेते हैं दोस्तों, प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब देखिए प्रतिदिन में दोस्तों आप देख रहे हैं पहला पद है दूसरा पद है, तो अव्यय मतलब जो पहला पद होता है दोस्तों वही प्रधान होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिन दिन। आप लिख सकते हैं एक तो दिन दिन और एक लिख सकते हैं इसका मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो पहला पद है दोस्तों वो प्रधान हो गया और यह वाला शब्द संज्ञा हो गया, दिन संज्ञा हो गया, ठीक है। इस तरह अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो ध्यान से देखेंगे, आजन्म। कौन सा एग्जांपल, आजन्म देखेंगे। आजन्म आप भी बताएं थोड़ा सा तो करते चले साथ में, जिससे कि आपको भी कुछ आता रहे, आपको पता चले कि हमारा सही है कि नहीं सही है। आजन्म, अब देखिए आजन्म मतलब हो गया जन्म पर्यंत। आजन्म मतलब कि जन्म पर्यंत। तो जो पहला हुआ दोस्तों वो आपका अव्यय हो गया और दूसरा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो इस तरह और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखेंगे एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई बताइए कौन सा एग्जांपल ले लें। बारंबार, देखिएगा ये भी आपका अव्ययी भाव है। बारंबार, बारंबार का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बारंबार का मतलब बार बार, बार बार, बार बार। अब यहाँ पे योजक जो साइन आ रहा है, आप इससे यह मत समझिएगा सर ये तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास नहीं है, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। ये बार बार आपका क्या दिखा रहा है, बारंबार। बारंबार का मतलब ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। एक और लेते हैं बेलाग, एक दूसरा ले लेते हैं यथाशीघ्र। देखिएगा यथाशीघ्र अच्छा वर्ड है, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो, इसका मतलब हो गया जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो। यह आपका हो गया अव्ययी भाव समास। और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग देखते रहिए बस, हम आपको एक तरह से प्रैक्टिस, ये सारे जितने भी एग्जांपल हैं दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आपसे इस तरह पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया मान लीजिए यथाविधि, 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 एक मिनट, यथाविधि इधर रहेगा मात्रा ना, इसमें छोटी मात्रा रहती है ना, यथाविधि। अब देखिए आपको यथाविधि दे दिया, अब इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको यह पूछ लेगा कि इसमें बताइए कौन सा समास है,
आपको 4-5 ऑप्शन में रहेगा तो आसानी से पहचान जाएंगे दोस्तों, यथा देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। या फिर आपको डेफिनेशन से पूछ लेगा जिसमें अव्यय को प्रधानता दी जाती है, जिसमें पहले पद को प्रधानता मतलब प्रधान के तौर पे देखा जाता है, तो बताइए ये कौन सा समास है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह अव्ययी भाव समास है। पहला पद को प्रधानता मतलब प्रधान के तौर पे देखा जाता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो इस तरह के समास को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है। अब इस तरह यथाविधि का मतलब क्या हो गया, तो आप बताएंगे सर यथाविधि का मतलब होता है विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। एक और एग्जांपल लेते हैं, यथाविधि, यथाविधि के बाद हम लेते हैं यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या होता है, शुद्धता होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। यथार्थ का मतलब होता है शुद्धता। यथार्थ का मतलब हो गया दोस्तों अर्थ के अनुसार, यहां पे क्या हो जाएगा, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तो देख रहे हैं ना, यही सब एग्जांपल है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और अब हम देखते हैं दूसरे समास की तरफ चलते हैं। अगर आपको यह समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, समझ रहे हैं। और दोस्तों आप मेरे भाई के समान हैं, आपको पता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, हमें पता है बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हैं दोस्तों। आपके लिए कंटेंट्स लाने में भी हम लोग का भी उतना ही हाथ होता है, उतना ही मेहनत होता है दोस्तों। आप लोग समझिए और थोड़ा सा हम लोग की हेल्प करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। अब एक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास देखिएगा दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। इसमें भी दो पद होते हैं, तो पहले तत्पुरुष समास हम लिख लेते हैं, देखिएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसमें भी दोस्तों दो पद होते हैं तत्पुरुष समास में। जो दूसरा पद होता है दोस्तों, इसमें भी दो पद होते हैं। दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। इसमें ऊपर वाले में क्या पढ़े थे हम लोग, अव्ययी भाव में, उसमें पहला पद प्रधान होता था, इसमें दूसरा पद की प्रधानता होगी, दूसरे पद की प्रधानता होगी, यानी उसी की प्रधानता होगी जो पहला पद होगा, सॉरी दूसरा पद होगा, है ना। देखिए एक चीज और है इसमें, एक चीज अगर दिमाग में बैठा लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद ये कभी भूलेगा नहीं। जितने भी कारक हैं आठों के आठों, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने को छोड़कर, मतलब कि कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन कारक को छोड़कर, जो लास्ट में आता है हे अरे हो, तो इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर सारे कारक इसमें आएंगे। एक चीज समझ गए, आपसे डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में, मतलब डिफिकल्ट बना सकता है क्वेश्चन ये पूछकर कि कौन से कारक का यूज नहीं होता है, कौन से कारक का उपयोग नहीं है तत्पुरुष समास में। तो आप बताएंगे सर कर्ता कारक का और संबोधन कारक का बिल्कुल भी यूज नहीं है। ठीक है, तो चले अब देखिए तत्पुरुष समास आप समझ गए। इसमें डिफरेंट जितने भी आपके कर्ता हैं, कारक हैं दोस्तों ना, कारक जितने भी हैं, कारक साइन, कारक चिन्ह जितने हैं, सब आएंगे इसमें, और उसी से पहचाना जाता है कि तत्पुरुष समास है। और इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। बस इतनी बातें आप दिमाग में बैठा के रख लें, ठीक है। बाकी सब वैसा ही है, मतलब इसमें भी जुड़ेंगे। बस इसमें क्या होगा, कारक का जो बीच वाला वर्ड होगा, मतलब दो शब्दों के बीच वाला जो वर्ड होगा, उसी का लोप हो जाएगा तो समास बन जाता है। समास बनने के बाद तत्पुरुष समास वही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में आपको क्या समझ में आया कि बीच वाला जो आता है कारक होता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, जो पहले वाले सबसे और लास्ट वाले कारक होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कारकों का इसमें लोप हो जाएगा। अगर लोप होता हुआ अगर हमको दिख जाता है, में का, के लिए, से, यह सब, मतलब कि काके की, नाने नी, ये सब आता है संबंध के लिए ना, तो ये सब कारकों का जब लोप होगा दोस्तों तो बनता है तत्पुरुष समास। इस तरह आप पहचान सकते हैं इसे। देखिए पहला हम एग्जांपल लेते हैं इसमें तत्पुरुष समास में, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। सुख प्राप्त का मतलब हो गया सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। दोस्तों यह को क्या आया है, यही तो है हमारा कर्म कारक। क्या है, कर्म तत्पुरुष, ये कारक है दोस्तों, कर्म कारक के अंतर्गत आता है को से ही पहचानते हैं हम लोग कर्म कारक है। ये जब यहां पे आ गया हमारा समास में, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष अगर इसका लोप होगा दोस्तों तो बनेगा हमारा क्या, यह तो विग्रह करने पर आया है ना, इसका यह समास है, यह समास है। जब को का लोप होगा तो बनेगा सुख प्राप्त। अगर इसका विग्रह करेंगे सुख प्राप्त का तो बनेगा सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। तो इस तरह आप समझ गए, यह क्या है आपका कर्म तत्पुरुष। ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग, करण का लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, नेत्रहीन, नेत्रहीन, जैसे नेत्रहीन हो गया। और अगर ले लें रस, और ले लें रस भरा, हाँ रस भरा हो गया, रस भरा हो गया, यह भी आपका करण तत्पुरुष ही है।
करण तत्पुरुष, रस भरा हो गया। और ले लें आपका करुणापूर्ण हो गया, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। अब आप बताएंगे दोस्तों नेत्रहीन का मतलब क्या हुआ? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन जो होते हैं उन्हें तो बोलते हैं नेत्रहीन। और यहाँ पे जो से आया दोस्तों, यही आपका क्या बना दिया? इससे हमको यह पता चला जो आपका यह समास है वो क्या है, कैसा है? करण, करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष है दोस्तों। इस तरह आप इसको यह पहचान लिए, करण तत्पुरुष है, ठीक है ना। करण तत्पुरुष, तत्पुरुष होगा ना यहाँ पे, देखिए तो गलती हो रहा है, आप लोग बताते नहीं है। तत्पुरुष सही तो है, आधा त ही रहेगा ना यहाँ पे जी, तत्पुरुष ही होगा, करण तत्पुरुष। इस तरह हम इसको समझ जाएंगे कि आपका जो यह से आया है यह हमको यह शो कर रहा है कि आपका कैसा है, करण तत्पुरुष है। यह से का अगर लोप होगा तब जाके बनेगा नेत्रहीन, करण तत्पुरुष आपका समास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह रस भरा का मतलब क्या होगा? रस से भरा, रस से भरा मतलब कि रस भरा। अब यहाँ पे जो से आया दोस्तों यह हो गया आपका करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष हो गया। यह हमको दिख रहा है कि करण तत्पुरुष समास है और ये आपका करण कारक है। करण कारक से आने की वजह से ये आपका कैसा समास हो गया? करण तत्पुरुष समास हो गया। और वैसे तो यह तत्पुरुष समास है ही। अब करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। अब यहाँ पे भी से आ रहा है तो से आने से यह पता चल रहा है दोस्तों कि यह क्या हो रहा है, ये हमारा करण तत्पुरुष समास है। समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल अच्छा इसका। चलिए एक एग्जाम्पल आप लोग और सोचिए इसका, संबंध के लिए देख लेते हैं। संबंध के लिए गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल। अब देखिए गंगा जल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? गंगा का जल, गंगा का जल मतलब कि का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। जब यह वर्ड आता है मतलब यह कारक आता है, जब कारक के यह सब सारे साइन आते हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, तब यह आपका कैसा होता है? बोलेंगे आपका संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत, मतलब संबंध तत्पुरुष को शो करता है और संबंध कारक बनता है। संबंध कारक का साइन है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। यह आते हैं तो हमको पता चल जाता है हाँ यहाँ पे संबंध कुछ बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गंगा जल का मतलब क्या होगा? गंगा का जल, गंगा का जो जल है दोस्तों वो गंगा से संबंधित है, गंगा से संबंध उसका है। गंगा नाम है किस जल का? गंगा के जल का। इस तरह आप बता सकते हैं गंगा का जल। तो जो यहाँ पे जल है दोस्तों, सॉरी जो यहाँ पे आपका का आया है ये आपका कैसा कारक है बताएंगे आप? संबंध कारक है। संबंध कारक की वजह से आपका यह बन जाता है कैसा समास? संबंध समास, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपने बता दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अन्नदाता। अन्नदाता का मतलब अन्न का दाता, अन्न का स्वामी, किसान, मतलब किसान को बोला जा रहा है ना। तो अन्न का दाता, अन्न का स्वामी। अब देखिए इस तरह मतलब निकाल दे किसान तो ये आपका बहुब्रीहि समास में आ जाता है, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि नहीं है। यहाँ पे हमको क्या पहचानना है? तत्पुरुष समास है। अन्न का दाता मतलब कि अन्न का दाता, के दाता की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो का आ रहा है अन्न के दाता में, अन्न का दाता मतलब कि अन्नदाता, जो है का आ रहा है दोस्तों, यह भी आपका करण, सॉरी आपके संबंध के अंतर्गत ही आता है। का, के, की अभी बताए वो आपका संबंध है, इसमें संबंध कारक के अंतर्गत आ गया। और इस वजह से जो अन्नदाता है आपका समास वो कैसा समास हो गया आपका? तो बताएंगे संबंध तत्पुरुष समास हो गया, है ना। तो इस तरह आप बता देंगे इसको, संबंध तत्पुरुष। देखिए कितनी इजीली तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक और समास लेते हैं, तीसरा समास। अब देखिए ये बहुत इजी है। तीसरा समास आपका क्या है? द्वंद्व समास। अब देखिएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास। अब देखिएगा आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं द्वंद्व समास में। यहाँ पे तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आता है। द्वंद्व समास का पहले आप डेफिनेशन देख लें। ऐसे पद जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पद संज्ञा हो, जिनके दोनों पद संज्ञा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। या फिर कह लीजिए जिनके दोनों पद संज्ञा हो या फिर विशेष्य हो, मतलब कि विशेषण हो, विशेषण बोलिए, विशेषण नहीं, विशेषण हो, मतलब दोनों पद संज्ञा हो या फिर विशेषण हो, तो उस समास को हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। और उनके बीच में दोस्तों एक योजक साइन आता है, योजक चिन्ह आता है, उनके बीच में योजक चिन्ह आता है, उसी को बोलते हैं और, या फिर क्या बोलते हैं उन्हें? योजक चिन्ह बोलते हैं। जब तक वह योजक चिन्ह के रूप में होता है तभी तक वो हमारा कैसा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जब उसका विग्रह होता है उसके बीच में योजक चिन्ह की जगह क्या आ जाता है? और आ जाता है। जैसे देखिएगा आप लोग, माता और पिता, इसे बोलते हैं माता पिता। इस तरह लिखेंगे। जो योजक चिन्ह है दोस्तों यही और बन जाता है, जब विग्रह करते हैं तो बन जाएगा माता और पिता, ठीक है।
इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, तो एक और एग्जांपल देखिए, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, यह बन गया आपका योजक वाला साइन। इसकी वजह से पता चल रहा है जो और आ रहा है द्वंद्व समास है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको ट्रिक बता रहे हैं, इधर वाला सेम, इधर वाला सेम, और बीच में क्या है, योजक साइन, साइन है आपका, योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है बीच में। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक। अब यह देखिए, द्वंद्व और द्विगु में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो द्वंद्व को समझें ऐसे, इधर भी समान है, इधर भी समान है, इधर भी समान और इधर भी समान, बीच में योजक चिन्ह, देखिए इधर भी समान, इधर भी समान, पिता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं, जल्दी जल्दी में लिखने की वजह से गलती हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर भी समान है और इधर भी समान है, बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। यही योजक चिन्ह दोस्तों यहाँ पे हम लोग हिंट कर दिए, हम लोग नाम से ही पकड़ लेंगे कि इसमें कैसे विग्रह होते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल गया हमको। अगर हमको दिखा माता और पिता, तुरंत हम द्विगु और द्वंद्व अगर ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग किस पे लगाएंगे, द्वंद्व पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि यह आपका वियोजक चिन्ह दिखा रहा है बीच में ट्रिक से, और इधर वाला सेम है, तो इस तरह आपको पता चल गया। ट्रिक भी एक तरह से आप पता कर सकते हैं। चलिए, द्वंद्व समास समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसके बाद कौन सा, द्विगु समास। अब देखिए द्विगु भी समझ में आ जाएगा इजीली, इसको भी ट्रिक से बता देंगे। देखिए द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, द्विगु मतलब दुगुना, द्विगु मतलब क्या आ रहा है, दुगुना। द्विगु पहले डेफिनेशन देख लीजिए, जिस समास में या फिर जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। या फिर जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है संज्ञा हो, अंतिम पद संज्ञा हो और पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, इस तरह भी बता सकते हैं इसको, ये द्विगु समास होता है। तो बस, अब द्विगु समास का मतलब दुगुना, दुगुना का मतलब गिनती, 1 2 3 4, ठीक है, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह आते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए द्विगु समास में पहला एग्जाम्पल लेते हैं, चतुर्दिक, चतुर्दिक, चतुर्दिक का मतलब दोस्तों हो गया चारों दिशाओं, या कहिए चारों दिशाओं का समाहार, चारों दिशाओं का समाहार, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं, त्रिफल, क्या बोलते हैं, त्रिफला, त्रिफला बोलिए, त्रिफला, मतलब कि त्रिफला का मतलब हो गया दोस्तों 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। इस तरह हमको यह भी समझ में आ गया द्विगु समास क्या होता है। चौराहा, और देखिए एग्जाम्पल, चौराहा, तिराहा, ये सब क्या है, सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, 4 राहों का समाहार, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, 11 से गिनती स्टार्ट करिए, आप कहाँ तक जाइए, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ठीक, इस तरह करते हुए जाइए। तो ये सब जो है दोस्तों, ये सब काउंटिंग है। जैसे हम बोल दिए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, मतलब 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15, ये सब आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, दुगुना, तिगुना, मतलब कि द्विगु समास के अंतर्गत आ रहे हैं, इससे हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए चतुर लिखा है, तो चतुर आपका क्या हो गया, गिनती, नंबरिंग हो गया, और ये आपका इधर का क्या हो गया, आपका संज्ञा हो जाता है। इस तरह त्रि आपका क्या हो गया, गिनती हो गया, और इधर का क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। इस तरह हमको समझ में आ गया दोस्तों कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद जो होता है, मतलब कि अंतिम पद जो होता है वो आपका कैसा होता है, संज्ञा होता है। इसे हम बोलते हैं द्विगु समास। एग्जाम्पल भी देख लिया आप और समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 5वें की तरफ, कर्मधारय समास। कर्मधारय आप लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा कंट्रावर्सी रहता है, उसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। कर्मधारय समास, कर्मधारय, इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों, जो कर्म को धारण किया हो, कर्मधारय समास, जो कर्म को धारण किया हो उसे बोलते हैं हम लोग कर्मधारय समास। एक तो यह डेफिनेशन होगा, या फिर ध्यान समझेंगे, विशेषण प्लस विशेष इक्वल टू कर्मधारय, मतलब कि पहला पद जो होता है दोस्तों वो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा हो, ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। आप लोग सिंपल सा लिख लें, इजिली से आपको याद हो जाएगा, विशेषण प्लस विशेष, सॉरी विशेष से, या फिर कर लीजिए आपका संज्ञा, ठीक है, विशेष से लिख लीजिए यहाँ पे, विशेष से, विशेष से इक्वल टू कर्मधारय हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कर्मधारय, विशेषण प्लस विशेष मिलकर आपका कर्मधारय बना दिया। और ये विशेष के प्लेस पे आप संज्ञा भी लिख सकते हैं। विशेष का मतलब
जो विशेषण की भी विशेषता बताती है, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे तो विशेषण बोलते हैं, जो उसकी भी विशेषता बताए उसे विशेष से बोलते हैं, इस तरह, ठीक है। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे विशेष से बोलते हैं। तो पहला पद विशेषण होगा और दूसरा मतलब कि जो अंतिम पद होगा दोस्तों वो विशेष से होगा या फिर संज्ञा होगा। ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। अब ध्यान से देखते हुए चलेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे महाकवि। महाकवि, महाकवि मतलब कि महान है जो कवि, महान है जो कवि। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल और लेते हैं महोषधि। महोषधि, महोषधि मतलब महान है जो औषधि, मतलब कि एक ऐसे औषधि की बात कर रहा है जो महान हो, जो लोगों के दुख मतलब कि दुख को दूर कर दिया हो, वही तो महान बनेगा। अब जब वो महान बना तो उसको इस तरह देख लिए, महोषधि। महोषधि मतलब जो महान है औषधि, ठीक, इस तरह आप समझ सकते हैं। मतलब इसमें भी आ रहा है जो पहला पद है दोस्तों आपका वो विशेषण है। विशेषण की विशेषता मतलब विशेषण का मतलब जो नाउन मतलब संज्ञा का सर्वनाम का विशेषता बताए, जैसे काला, गोरा, ठीक है, नीला, पीला, पतला, दुबला, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं दोस्तों ये क्या बताते हैं आपके, ये विशेषण होते हैं जो कि संज्ञा का विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण बोलते हैं। और जो लास्ट वाला शब्द है दोस्तों ये आपका नाउन होगा या फिर विशेष से होगा, ठीक है। हम इसकी चर्चा करेंगे अभी, इसके एक आध दो वीडियो आपका आ जाए, थोड़ा सा नाउन मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, इसकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे समझ लीजिए औषधि, महाऔषधि। महाऔषधि मतलब कि महान है जो औषधि। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताइए, इससे ले लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लिए महावीर। महावीर देखिएगा, महावीर, महावीर मतलब महान है जो वीर। अब महावीर नाम से पता चल रहा है आपको कि ये सर आपका कैसा समास होगा, आपका बहुव्रीहि समास होगा। ये बहुव्रीहि भी इसी वजह से बोले कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऑप्शन में आपका कर्मधारय या रहेगा या फिर बहुव्रीहि रहेगा। यहाँ से हमको पता चला महावीर, महावीर मतलब हनुमान जी को लोग बोलते हैं महावीर, तो यहाँ पे वह मतलब नहीं है, तीसरा का मतलब नहीं निकल रहा है, कोई तीसरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमको बस इसका मतलब निकालना है कि क्या बन रहा है, महान है जो वीर। महान है जो वीर वही है महावीर, यानी कि वह क्या है, कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा, कर्म धारण किया हुआ है। वीर क्या है दोस्तों, एक कर्म है, एक कर्म है, एक वीर जो कि महान बना रहा है वीरता के कारण उसे, ठीक है, उसको वीरता के कारण महान बनाया जा रहा है, इस वजह से वो क्या हो गया, महान है जो वीर। उसको हम लोग क्या बोले, महान हो तुम, महान हो वीर। वीर क्या है, नाउन है, विशेषण है, विशेष है, क्या है, कुछ तो है। अब उसी को महान के तौर पे मतलब उसको और अच्छे तरीके से दर्शा दे रहा है, कर्म है यह, कर्म को यह क्या है आपका विशेषण है महान, यही महान विशेषण है, इसको और क्या कर रहा है, और अच्छी तरीके से सुसज्जित कर दे रहा है, जिससे पढ़ने में जानने में अच्छा लग रहा है ना। तो विशेष मतलब विशेषण, ये आपका विशेष से या नाउन हो गया और यह विशेषण हो गया, जिससे मिलकर दोनों बन गया क्या, कर्मधारय समास। यानी कि वीर जो है दोस्तों वो कर्म धारण किया हुआ है। जैसे हम बोले कि हम खराब पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आप क्या हैं, वीडियो देखते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपका कर्म है ना, कुछ कर्म है जो कुछ आप कर रहे हैं। अगर आप कर्म धारण किए हुए हैं दोस्तों उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। जैसे हमारे वीर जवान हैं, वो सैनिक हैं जो हमारे, वो क्या हैं, वीर की तरह डटे हुए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में डटे हुए हैं। तो इस तरह वो क्या हो जाएगा, आपका उनका कर्म है, वो अपना कर्म धारण किए हुए हैं। कर्म धारण करने वालों को ही बोलते हैं कर्मधारय समास। दोस्तों आपको समझ में आ गया महावीर कैसा है, कर्मधारय समास है। इस तरह एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं, बताइए, पीत सागर देख लें, चलिए पीत सागर, ये भी सही है, पीत सागर। पीत सागर मतलब पीला है या फिर पीत है जो सागर, पीत है जो सागर, यह भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, पीत है जो सागर। दोस्तों यह भी आपका कर्मधारय के अंतर्गत आ गया। दोस्तों आपको कर्मधारय समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पड़ाव की तरफ अपने, उसका नाम क्या है, बहुव्रीहि समास। कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों, आराम से पढ़ते चलिए और मजा लेके पढ़िए, क्या दिक्कत है। चलिए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अब देखेंगे बहुव्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें पहला पद दूसरा पद कुछ नहीं, इसमें कोई तीसरा प्रधान होता है। पहला पद दूसरा पद नहीं दोस्तों, इसमें कोई तीसरा प्रधान होता है, उसी को बोलते हैं, मतलब जिस समास में कोई तीसरा पद की प्रधानता हो, कोई तीसरे पद की प्रधान बताया जाए, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। इतना समझ लीजिए। अब देखिए इसमें भी इसके देखा जाए तो इसके भेद भी हैं, इसके अंदर 4 भेद हैं दोस्तों। एक आपका
समान, समानाधिक, मतलब कि समान, समानाधिक, या फिर कहिए व्यधिकरण, और बोलिए तो आपका आ जाएगा तुल्य योग, एक और है लास्ट व्यतिहार बहुब्रीहि। मतलब ये चारों जो बताया आपको, ये चारों इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो आपका पूछा जाता है मेन जो होता है बहुब्रीहि समास ही होता है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये चारों आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहले बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास देखिए आप लोग। बहुब्रीहि समास आपको पता है दोस्तों, इसमें पहला और दूसरा ना होकर कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल के साथ, हम लोग बात करें चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज का मतलब जिसके चार भुजाएं हों, यानी कि विष्णु भगवान की बात कर रहा है, विष्णु भगवान की बात कर। अब यहाँ पे चतुर्भुज से आप यह इसका मतलब नहीं निकालेंगे, इसका सेंस नहीं निकालेंगे सर, या तो आपका द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में संख्यावाचक बात हो रहा, तो यहाँ पे भी चतुर आया है। चतुर का मतलब चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाले अर्थात सब लोग जानते हैं कि विष्णु जी। तो इस तरह इसका मतलब जिसका कोई तीसरा मतलब निकल जाए दोस्तों, वो आपका बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाता है। इस वजह से द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व नहीं द्विगु समास में, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में कंट्रोवर्सी होती है, मतलब कि एक तरह से करिए लड़ाई होता है आपस में। और हमको अगर आ जाता है, अगर पहली बात तो आएगा नहीं दोनों साथ में, अगर आपको आ जाता है चतुर्भुज बताइए कौन सा समास है, ऑप्शन ने दे दिया द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कोई तीसरा चौथा दे दिया, तो आपको द्विगु और बहुब्रीहि में से बहुब्रीहि लगाना होगा, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर्भुज मतलब जिनके चार भुजाएं हों, चार भुजाएं हों जिनके, उसे बोलते हैं चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं वाले, यानी कि विष्णु जी की बात हो रहा है ना। इस तरह बता देंगे। और देखते हैं हम लोग दशानन, दशानन जिसके 10 आनन हो, यानी कि जाहिर सी बात है सुनने से पता चल रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, रावण की, प्रतापी रावण की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद और देखें तो चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर यानी कि आपका किसकी बात कर रहे हैं, विष्णु जी की इसमें भी बात हो रही है। जो चक्र को धारण किया हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, चक्रधारी, चक्रधारी। याद है एक मूवी भी है चक्रधारी नाम से। ठीक है, तो चक्रधर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, चक्रधर, मतलब कि जो चक्र को धारण किया हो, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जिसका सेंस निकल जाए, जिसका कुछ मतलब निकल जाए, जिसको इंडिकेट किया जाए, मतलब कोई तीसरा पद अगर प्रधान हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, बहुब्रीहि समास। एक और देख लेते हैं जलज, जलज, जलज का मतलब दोस्तों हो गया जल में उत्पन्न होने वाला, या फिर जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न होता है, जल में जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम लोग कमल। कमल की पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सब क्या है आपके पर्यायवाची हैं कमल के। तो जलज का मतलब हो गया दोस्तों जो जल में उत्पन्न होता हो, यानी कि कमल की बात कर रहा है। तीसरा निकल गया है कमल, यहाँ पे कमल का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हम कमल की तक पहुंच गए, तो ये आपका हो गया बहुब्रीहि, कोई तीसरे पद की प्रधानता हो गई यहाँ पे। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, त्रिनेत्र, जैसे देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब जिसके तीन नेत्र हों, जिनके तीन नेत्र हों, तीन नेत्रों वाले, मतलब जिनके तीन नेत्र हों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शिव अर्थात शंकर भगवान, इस तरह बोलते हैं दोस्तों। तो आपके नाम से ही पता चल रहा है, ना ही इसमें कोई कंट्रोवर्सी, ना ही कुछ नहीं हमको। तो त्रिनेत्र है, हम लगाएंगे किस पे, बहुब्रीहि पे सीधे। चतुर्भुज है तो बहुब्रीहि पे लगाएंगे। दशानन है बहुब्रीहि, मतलब किसी तीसरे पद की प्रधानता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और देख लेते हैं, आप बताइए कुछ और कुछ बताइए। गजानन, 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 अब देखिए गजानन किसकी बात हो रहा है, लंबोदर, लंबे उदर वाले, यानी किसकी बात हो रहा है, पता है आपको, आपको पता है किसकी बात हो रहा है, गणेश जी की बात हो रही है दोस्तों। तो गणेश जी, तो इस तरह आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बहुब्रीहि समास और आपके द्विगु समास में कितना डिफरेंस है, कैसे पता कर सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी इसमें आप वही लगाएंगे जो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप पढ़ते चलिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं इसका बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, और बाकी के हिंदी की वीडियो आप देखें, अगर नहीं देखे हैं तो देखें उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बताएंगे आप टॉपिक, अगर बता सकते हैं टॉपिक बता दीजिए किसके साथ मिला जाए, नहीं तो फिर हम अपने मन से कोई टॉपिक ले लेंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो। वैसे हम क्रम से चल रहे हैं, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, हमको चलने दीजिए इस तरह। फिर इसके बाद हम देखेंगे, शायद ले लेते हैं समास खत्म होने के बाद हम ले लेंगे अलंकार, अलंकार ले लेते हैं। फिर उसके बाद, नहीं तो पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष यह खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अलंकार पे, और बाकी आपका संधि वगैरह खत्म हो गया है, संधि क्रिया, ठीक है, आपका जितने भी शब्द भेद हैं, जितने आपकी हिंदी की उत्पत्ति है, ये सब खत्म हो चुका है, आप देखें। ठीक है दोस्तों, आज समाज भी खत्म हो गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।